हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाई है। गैप लंबा हो चुका है वीडियो बनाने का। रीज़न्स है उसके पीछे कुछ। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि कुछ टूर था उसमें गया था। सेकंड, हेल्थ का इशू आ गया था उसके बाद, तो नहीं करना चाहता था। बट जो मेन रीज़न था वो ये था कि आपका इंटरव्यू था, बहुत से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँ या मैं कोई पैनिक क्रिएट करूँ। पैनिक इन द सेंस, जैसे अब वीडियो बनानी है तो कुछ ना कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन भी देनी है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे वो इन्फॉर्मेशन किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए, या जो एक माइंड का सेटअप बन चुका था इंटरव्यू के लिए उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो किसी भी टाइप का। जनरली मैंने उस टाइम लोगों को एक ही सजेशन दिया था कि जितना हो सके उतने नई चीज़ों से बचने की कोशिश करें अब, और अपने ऊपर फोकस करें। ज़्यादा मतलब होता है कि उस टाइम ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर घुमाना या सब कुछ करना एक गलत मतलब मैसेज निकलता है उससे। जनरली मैं भी अगर कोई एग्ज़ाम या कोई प्रिपरेशन करता हूँ या कभी करी थी या जो पहले करा है, मेरा खुद का यही था, और बाकी लोगों को जिनको मैंने देखा सिलेक्शन लेते हुए उनका एक ही चीज़ देखी कि लास्ट मोमेंट पे आके वो सब कुछ बंद कर देते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और वो एक अच्छा तरीका भी। तो इसी वजह से मैंने कोई भी वीडियो उस टाइम नहीं बनाई है। तो इवन मैंने अपने जो चैनल था उसमें बता भी दिया था कैंडिडेट्स को कि देखिए मैं अभी फिलहाल कुछ नया नहीं बनाने वाला। एक वीडियो डाली थी बीच में, वो भी कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी मैम से वीडियो के लिए, तो इसलिए डाल दी थी एक वीडियो। बाकी आज का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वो है मेन टॉपिक आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू इन द सेंस जिनका हुआ उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी, यानी जिनको मौका नहीं मिल पाया इंटरव्यू देने का या कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू की वजह से रह गए, बाकी सब कुछ। देखिए, जिनका इंटरव्यू हुआ है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब जो भी डिस्कशन करने वाले हैं। जिनका इंटरव्यू हुआ है पहले उनके बारे में बात करते हैं, जिनका नहीं हुआ उनके नेक्स्ट कर लेते हैं। जिनका इंटरव्यू हुआ है तो उनको एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि जो सबसे लास्ट प्रोग्राम था मेरा अपना सिचुएशन रिलेशन वाला SRQ, उसके क्वेश्चन आपको डिट्टो वहाँ मिल चुके हैं देखने को। और अगर डिट्टो नहीं मिले तो सेम पैटर्न लगभग वही था, यानी मेंटल सेट जो होता है, यानी माइंड सेट जो है आपका, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। मुझे बाद में बहुत मैसेज भी आए हैं, एक दो मैसेज तो मैंने डाले भी हैं, बाकी मैसेज बहुत आए हैं कि हाँ मैं वो चीज़ वहाँ पे बहुत काम आई है। सेकंड चीज़ जो वहाँ पे लोगों को काम आई है, जो हमने बताई है, वो आई है आपकी जेन्युइननेस। ठीक है, एक कैंडिडेट का एग्जांपल देता हूँ। उस कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया कि आप KVS में क्यों आना चाहते हैं। तो आप लोगों ने तो यूट्यूब से अच्छी तरह रट्टा बजा रखा था आंसर का। ठीक है, भाई वर्कम वर्ड्स के साथ कि KVS ये लैब है, वो लैब है, यहाँ पे KVS में ऐसा होता है वैसा होता है, कोई भी आती है तो सबसे पहले यहीं आती है इसलिए ये करते हैं वो करते हैं। तो समथिंग इस टाइप का आंसर उस कैंडिडेट ने भी दिया। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने उनसे एक ही बात पूछी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस स्टेट से पढ़ के आ रही हैं वो स्टेट बेकार है एजुकेशन के मामले में, तो फिर आपको लेना ही क्यों है हमें। हम उन कैंडिडेट्स को ले लेते हैं जिन्होंने KVS में पढ़ाई की हुई है ना। जिन्होंने KVS में पढ़ाई की वो तो हमारे लिए फिर तो सब कुछ उनके लिए तो अच्छा हो चुका है। तो आपको क्यों लें। आप तो एक ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, ना आप KVS से पढ़ी हुई, तो आपका सिलेक्शन तो बनता ही नहीं है फिर तो। अब वो लड़की समझ गई थी कि मैं फंस चुकी हूँ क्वेश्चन के अंदर। तो उन्होंने फिर से पूछा उससे, आप सही आंसर बताइए मुझे। तब उस लड़की को, जब मतलब हमारे जो कंटिन्यूस सेशंस होते हैं उनमें मैंने एक ही बात बोली हुई कि अपनी जेन्युइननेस पे रहिए और रियल बताइए। वहाँ पे कोई मतलब ये मेकअप किए हुए आंसर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो भी जेन्युइन पर्सन है, उनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब उस लड़की को मेरी बात याद आई कि हाँ मुझे रियल आंसर देना है और रियल मैटर बताना है। तब उसने अपना रियल आंसर बताना शुरू किया उनको, जो था उसका रियल आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर था उसका, और मैं नहीं बताऊँगा आपको ओपन में। उसने बता दिया कि सर मैं ये इशू था, मैं ऐसे से यहाँ से आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी में यहीं रह जाए, है ना, मैं बाहर भी जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ जो था आंसर वो बताया। जब आंसर बता दिया तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे वो भी खुश हुए आंसर सुन के, उनको भी अच्छा लगा कि हाँ यार जेन्युइन आंसर बताया है। तब उन्होंने उनको बोला कि नहीं ये आंसर आपका अच्छा था, उन्होंने खुद उसको अप्रिशिएट किया इस आंसर के लिए। तो अब आप समझ जाइए कि आखिर इंटरव्यू प्रोसेस चलती कैसे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ सब कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बट मान के चलिए 1 से 2% मुश्किल से होता है जैसा आप लोग देखते हैं। ठीक है, पुराने इंटरव्यूज़ या जो मॉक इंटरव्यूज़ चलते हैं आप किसी को फ़िलहाल मत देखिए अभी। ठीक है, अपना मेकओवर माइंड का मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है वो कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होती है। और इस चीज़ को वहाँ पे लोगों ने देखा भी है जाके, है ना।
जैसे आप लोग और दूसरी एक और बात, जो एक पीआरटी के लिए स्पेशली जो लोग अपने माइंड में पहले फिक्स कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, देखो वो भी चीज़ करना गलत है, ठीक है। एक परसेप्शन क्रिएट मत कीजिए अपने माइंड के अंदर इंटरव्यू का कि इस तरीके से ऐसा होता है या ये प्रोसेस होता है या पहले जाके ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके से स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले टीचिंग भी हो सकती है, सबसे पहले आपका बायोडाटा भी हो सकता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। तो कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता, तो उस चीज़ को अपने माइंड में मत रखे चलिएगा। स्पेशली पीआरटीज़ के बता रहा हूँ क्योंकि अब पीआरटीज़ के इंटरव्यू होंगे जब भी होंगे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर एग्ज़ाम हो चुका है, अब क्या करना है ना, यानी इंटरव्यू हो चुका है, अब क्या करना है। देखिए मैं जितने कैंडिडेट से बात हुई है और उनसे भी और जो बाकी सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बात बताता हूँ। एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू आप दे चुके हैं, काम खत्म हो गया आपका, या जिनका इंटरव्यू नहीं हो पाया किसी कारणवश, है ना, कि मतलब उनको नहीं चांस मिला इंटरव्यू देने का, उनके लिए भी, और जिनका हो चुका है उनके लिए भी, आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब आपका काम नहीं है वहाँ पे, अब आप डिपार्टमेंट का काम है, वो सिलेक्शन देंगे नहीं देंगे वो एक अलग मैटर हो गया। आप एज ए कैंडिडेट ये मत सोचिए कि आपने एक एग्ज़ाम दे दिया तो ख़त्म होगी कहानी, नहीं। आपको कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी है। जिस दिन तक गवर्नमेंट का जॉब लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता उस दिन तक आपने रुकना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अब DSSB आ रहा है, एकलव्य मॉडल स्कूल आ रहा है। अच्छा, एकलव्य मॉडल स्कूल में एक थोड़ी गलती हो गई थी चैट के अंदर जो मैंने बताया था कैंडिडेट्स को। वो गलती ये थी कि एकलव्य मॉडल स्कूल 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं, पीआरटी नहीं है एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है। तो जिनको पीआरटी पे ज़्यादा फोकस है वो DSSB की तैयारी कीजिए, वैकेंसी आने वाली DSSB की। और बाकी TGT और PGT लेवल पे आप DSSB और एकलव्य मॉडल स्कूल दोनों जगह प्रिपरेशन कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। मैं तो मेनली इसी के बारे में आपको कहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेडली पीआरटी के ऊपर बनाने वाला हूँ, पीआरटी के रिजल्ट के ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट मुझे फ़ोन करके या मैसेज डाल के पूछने से रिजल्ट कब आ रहा है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो पीआरटी के रिजल्ट और पीआरटी की प्रिपरेशन इंटरव्यू की उसी के ऊपर बनाऊंगा और उसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीट देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अगर आपकी तरफ से कोई डाउट है या कोई इशू है या अब भी कोई माइंड में डाउट चल रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं आराम से, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश ये रहे कि आप टाइप ना करके अपना वॉइस मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि मुझे ईजी रहता है सुनने में और आंसर देने में भी। मैं आपकी फीलिंग है, आपके मैटर्स को समझ सकता हूँ जल्दी। बाकी अभी एक ही बात कहूँगा, जिनका इंटरव्यू हो चुका है रिलैक्स कीजिए एक आध हफ्ता, जो आपने प्लान बना रखे हैं अपना वो कीजिए। बाकी एक हफ्ते के बाद लग जाइए दोबारा से, ठीक है। 90% प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, उनकी भी, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी भी, ठीक है। तो अब इस टाइम को मत ख़राब कीजिएगा, ठीक है। DSSB आएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, DSSB आएगा, आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना, नहीं, वो गलत तरीका है। या देखिए नोटिफिकेशन से पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ DSSB की आने वाली है वैकेंसी, तो अब आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, फुल फ्लो में चालू कर दीजिए, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो अभी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए कहीं भी, ठीक है। बुक्स को खुद पढ़िए, खुद डाउट्स निकालिए अपने, उन डाउट्स की लिस्ट बनाइए अपने, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता तो लास्ट में कोचिंग काम आती है। जो आदमी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोचिंग के भरोसे होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये क्लियर कट बताऊँ मैं आपको, ठीक है। आप सिर्फ कोचिंग के चक्कर काटते रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है किसी का भी। तो बेस्ट ये है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए, डाउट्स निकलते हैं उनको इकट्ठा कीजिए, पहले फुल सॉल्व कीजिए, नहीं होता तब उनको लेकर कोचिंग में जाइएगा। तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि आखिर कोचिंग वाला भी कुछ जानता है नहीं जानता है, या सट्टे में कोचिंग चला रखी है उसने, तो उस चीज़ का मैटर आपको उस दिन समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो कोचिंग में बैठा हुआ है कुछ ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा ज़्यादा कुछ है, अगर है रियल में वो ज़्यादा आपसे अच्छा जानता है, उनकी अच्छी नॉलेज है, तो जब आप अपने डाउट उनसे क्लियर कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है जिससे मुझे मेरे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं तो आप खुद कीजिए। सेकंड थिंग, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सिर्फ एक ही काम रहता है हमारा, वो होता है हमारे मॉक्स एग्ज़ाम देने का, ठीक है। कंटिन्यूस मॉक्स देने होते हैं, उसके बाद खुद को चेक करना होता है, अपनी गलतियों पे काम करना होता है, बस एक यही तरीका होता है सिलेक्शन का, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जाके प्रिपरेशन करना फिर मॉक्स देना, ये गलत तरीका होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पीआरटी के लिए मैं डिटेल चीज़ें लेके आऊँगा, डिटेल उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।